योगेश खैरनार इन्होंने सवाल पूछा है कि सर इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं तो इससे आपको तकलीफ नहीं होती क्या? एक जमाने में बहुत तकलीफ होती थी। यानी मैंने जैसा कहा कि 1982 में अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू करने के पहले मैं पूरे महाराष्ट्र में नोन पत्रकार बन चुका था। मेरे लेखन की बहुत तारीफ होती थी। वैसे भी पत्रकार को जो लोग मिलते हैं तो तारीफ ही ज़्यादा करते हैं। मेरे भाषण की बहुत तारीफ होती थी। तो कुछ सालों में मैं बहुत तारीफ सुनने का आदी बन गया था। और उसके बाद जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, और वो भी फुल टाइम काम शुरू किया, रात दिन वही काम करता था, दिन में 3 व्याख्यान देता था, तो रोज गालियां मिलती थी। मेरे घर में अलग अलग डाक आती थी, अलग अलग पत्रक आते थे, उसमें शाम दानव वगैरह लिखा रहता था। पहले बहुत बुरा लगता था कि मैं इतने करोड़ों रुपए कमाने वाले बाबाओं को एक्सपोज करता हूं, लोगों को बचाता हूं, उनकी जान बचाता हूं, उनको शोषण से बचाता हूं, उनके घर के स्त्रियों को बचाता हूं वो बाबा के शोषण से, उनको आर्थिक दृष्टि से बचाता हूं। इसके बावजूद लोग मुझे इतनी गाली देते हैं। और मैं तो बिल्कुल भिखारी का जीवन जी रहा था तब। एक बार आप कॉलेज के प्राध्यापक रह चुके हैं, 1.5 प्राध्यापक हो, अच्छा पगार प्राप्त करते हो, पूना जैसे शहर में रहकर किर्लोस्कर जैसे प्रेस में एक ग्लैमरस प्रकाशन है, वहां आप पत्रकारिता कराए हो, और उसके बाद में 100% बेकार बनकर आप एक संगठन चला रहे हो। आपके साथ जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वे भी बेकार है, उनके पास भी पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, कपड़े ठीक ढंग से पहनने के लिए नहीं है। ऐसी अवस्था में सालों साल काम कर रहा हूं, 9 साल काम करते आया फुल टाइम। रोज गालियां, रोज जान जोखिम में। कई बार घर आने के बाद में ऐसा लगता था आज बाप रे 10 घंटे में बोला, 3 व्याख्यान दिए, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़े, उसमें और 2 घंटा बोलना पड़ा, 12 घंटे बोला हूँ, ठीक ढंग से खाने को भी मिला नहीं है, बहुत थका हूँ, रात को नींद भी पूरी मिलने वाली नहीं क्योंकि सुबह कॉलेज का कल कार्यक्रम है। क्यों मैं ये कर रहा हूं? किस लिए? और इतनी गालियां लगातार तो क्यों कर रहा हूं? तो मैं अपने आप को समझाता था शुरुआत के दिनों में। यही बात अगर सावित्रीबाई फुले जी ने सोची होती तो क्या मेरी मां पढ़ी होती? मेरी मां तो स्कूल में टीचर थी। अगर सावित्रीबाई फुले ने पूना में स्त्री शिक्षा की शुरुआत नहीं की होती, जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो जब रास्ते से जाती थी तो आसपास के लोग उनको उल्टा कहते थे, वेश्या कहते थे। केवल गाली गलौज नहीं करते थे तो उनके शरीर पर कचरा फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। कई बार उनके कपड़े पूरी तरह से मैले हो जाते थे। वो हमेशा अपने साथ में एक एडिशनल पातड़ यानी साड़ी लेकर जाते थे। सावित्रीबाई जब स्कूल में पहुंचती तो अपनी साड़ी पातड़ चेंज करती और फिर बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे जो लोग ये गंदगी उनके शरीर पर फेंकते थे, उल्टा कहते थे, वेश्या कहते थे, उन्हीं की लड़कियां बड़े पैमाने पर सीखने लग गई। बाकी सभी जातियों की लड़कियां बाद में सीखने लग गई और आज पूरे देश में लड़कियां बड़े पैमाने पर, बिहार जैसे प्रांत में भी लड़कियां बड़े पैमाने पर सीखने लग गई। मेरी मां सीखी हुई है, मेरी बहनें सीखी हुई है, हम में से कई लोगों की दादी माएँ सीखी हुई है। अगर सावित्रीबाई उस जमाने में
इतना सब सहकर ये नहीं करती तो ये होता क्या। सावित्रीबाई को कोई जरूरत नहीं, उनके पति जो थे ज्योतिराव जी फुले बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत अच्छी कमाई करते थे, आराम से जी सकती थी वो घर में। लेकिन उन्होंने हिम्मत की, तकलीफ सही, और हमारी बेटियां, हमारी माएं पढ़ने लग गई। तो ये उदाहरण मैं हमेशा अपने सामने लाता। उस तुलना में तो मेरा काम इतना कठिन नहीं है। पहले तो लोग इस दुनिया से चले गए, उनको जिंदा ही नहीं रखा। जो भी समाज सुधारक हुए उनको मार डाला गया। अभी भी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। गोविंद जी पानसरे है, कलबुर्गी जी है, गौरी लंकेश है और नरेंद्र दाभोलकर जी। 4 मर्डर तो अभी भी हुए, लेकिन तब कोई मर्डर नहीं हुए थे। तो मैं अपने आप को समझाता था कि अगर मुझे केवल लोगों की तारीफ प्राप्त करने के लिए काम करना है तो मुझे रूटीन बातें करनी होगी। मुझे इतने अलग अलग विषयों का ज्ञान था, मैं अलग अलग विषयों पर भाषण देता था, आर्टिकल्स लिखता था, इसके बावजूद मुझे अंधविश्वास की चीजें मालूम नहीं थी। देश भर घूमता था, अलग अलग विषयों पर मैं भाषण देता था, लेकिन मैं भूत प्रेत से लेकर हर चीज पर विश्वास रखता था। मैं एक अंधविश्वासी फैमिली से आने के कारण मुझे पता था कि अंधविश्वास के कारण कितना नुकसान होता है। मुझे खुद 10वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था। मैं कई बाबाओं का भक्त था, मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। उस कारण इंसान अपना कितना नुकसान करवा लेता है ये मैं खुद अनुभव अपने जीवन में ले रहा था। और अब मुझे पता चला था, जब मैं किर्लोस्कर प्रेस में पुणे में पत्रकारिता करने आया, तब मुझे पता चला कि ये सब बातें झूठी है, इसमें ऑलरेडी विज्ञान में संशोधन हो चुका है और इस ढंग का काम दुनिया में चलता है। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान मिलने के बाद मुझे लगा ये बातें मैंने लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जब मैंने ये काम शुरू करने का तय किया, तब मेरे सभी साथियों ने मुझसे कहा कि क्यों पत्थर पर अपना सिर तू मार रहा है, बाकी काम है ना जिसमें तुझे लोकप्रियता भी मिलेगी और बाकी चीजें भी मिलेगी, क्यों तू ये काम करना चाहता है। तब मैंने कहा था कि भाई मेरे जीवन में मैंने बहुत अंधविश्वास के परिणाम भुगते हैं, मेरे फैमिली ने भुगते हैं। अब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने ये परिणाम नहीं भुगतने चाहिए, इसलिए मैंने कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। और इसलिए नौकरी छोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शुरुआत की। रोज गालियां खाता रहा, पत्रकार कर इतना नाम था, इसके बावजूद रोज गालियां मिलती थी। वक्ता कर इतना फेमस था, इसके बावजूद रोज गालियां मिलती थी। धीरे धीरे लोग बदलते गए, कार्यकर्ता बढ़ते गए, जो गालियां देने वाले थे वो मित्र बनते गए और ये कारवां बढ़ते गया। तब से ये आदत मैंने अपने आप को डाल दी है कि लोग गालियां मारते हैं, मारने दो, उससे उनको तकलीफ होती है, मुझे क्या तकलीफ होती है। वो कह रहे उसमें कोई सच्चाई है क्या। मैं तो बातों के जवाब भी देना नहीं चाहता। कोई अगर मुझ पर व्यक्तिगत आरोप करता है तो मैं ध्यान भी नहीं देता हूं, भोंकने दो, उससे क्या फर्क होता है। अगर वो आवाज मैं मेरे कान में जाने दूं तब ना, लेकिन जहां सार्वजनिक बात होती है, मेरे संगठन की बात होती है, विचारों की बात होती है, वहां मुझे जवाब देना होता है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य होता है। व्यक्तिगत सवालों का तो मैं जवाब ही नहीं देता हूं। लेकिन जब कोई कहता है कि आप भाई ये अंधविश्वास का काम करना ये आपका व्यवसाय है, अरे मैं बाबा बनता तो करोड़ों रुपए कमाता। सभी बाबाओं से, कोई भी बड़ा से बड़ा बाबा आप निकालिए इस देश का, उससे ज्यादा सामर्थ्य मुझ में है हर चीज के बारे में।
लेकिन मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के शोषण के लिए नहीं, उनको शोषण से मुक्त करने के लिए करने का तय किया। गांधी जी को भी क्या आवश्यकता थी? अफ्रीका में अच्छी वकीली चल रही थी ना, क्यों झगड़ते बैठने का, मस्त कमाई करने का, आराम से जीने का। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सयाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ पहले नौकरी कर रहे थे। वो दलित जाति के हैं, इसलिए उनके आसपास के लोग, उनका चपरासी भी उनका अपमान करता था। फिर गए पढ़ने के लिए विदेश में, विदेश से पढ़कर आए, अब वो बड़े अफसर बने सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में, बड़ौदा में। उनको लगा अब मैं बड़ा अफसर हूं, अभी तो मेरा अपमान नहीं करेंगे। फिर भी इतने बड़े अफसर बनने के बाद भी उनका अपमान करते रहे, फिर छोड़ दिया उन्होंने। अब ये अनुभव लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति क्या सोचता कि क्यों मैं ऐसे भारत में जाऊं कि जहां मुझे जात के नाम से ही लोग पहचानते हैं, मैं इतना विद्वान हूं, मेरी विद्वत्ता की कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं है। मैं अगर ब्रिटेन में रहता हूं, इंग्लैंड में रहता हूं, तो बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकता हूं, बहुत पैसे कमा सकता हूं, और पैसा जाने दीजिए, इज्जत मिलेगी मुझे। अमेरिका में मैं रह सकता हूं, अमेरिका में बड़ा ओहदा मैं प्राप्त कर सकता हूं, मुझे इंसान कर कर इज्जत मिलेगी। नहीं सोचा उन्होंने वैसा। वे आए भारत वापस, क्योंकि उनको पता था मैं तो इससे बाहर आया हूं, लेकिन मेरी जो जनता है उनको बाहर निकालना मेरा कर्तव्य है। ये जो प्रेरणा होती है ना, गांधी जी की प्रेरणा है, अंबेडकर जी की प्रेरणा है, सावित्रीबाई फुले जी की प्रेरणा है। मैंने अलग अलग तबके के लोगों का नाम आपके सामने लिया। गांधी जी ने पूरा अपना योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में खर्च किया, जिसका सावित्रीबाई फुले से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जातिगत व्यवस्था कैसे नष्ट हो इसलिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। उनको ये सब अपमान सहने पड़े। इंसान के जीवन में पैसा नहीं रहा तो चलता है, कम खाने को मिले तो चलता है, रहने के लिए ठीक घर नहीं होगा तो चलता है, लेकिन इज्जत भी नहीं हो तो इंसान जीना नहीं चाहता है। ये मनोवस्था आप समझ लीजिए। इतना विद्वान आदमी है, डॉक्टरेट प्राप्त की है, कई डिग्रियां प्राप्त की है, बड़े बड़े ओहदे उनको ब्रिटेन में मिल सकते हैं, अमेरिका में मिल सकते हैं, इज्जत मिल सकती है, और भारत में जात के नाम पर उनकी बार बार अवहेलना होती है। फिर भी वो व्यक्ति भारत में आता है, भारत में ही रहता है, भारत के ही लोगों के लिए काम करता है, इसलिए इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिलती है। ये प्रेरणा होती है। और ऐसे मैंने इतने लोग अपने जीवन में देखे हैं। विनोबा जी को बचपन से देखते आया हूं, बाबा अमटे जी को बचपन से देखते आया हूं, टुकड़ू जी महाराज को देखते आया हूं। मेरे पिताजी के ही संबंधित ये सब लोग हैं। तो मैं अपने जीवन में इतने बड़े बड़े लोग जो अपने जीवन में त्याग कर कर जीते आए हैं देखते आया हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं उनकी तुलना में, कुछ भी नहीं है। ये तो मैं तो ठीक ठाक जी भी लेता हूं। तो रहा सवाल ये नेगेटिव कमेंट आती है तो आती है, मुझे आदत है नेगेटिव कमेंट की। ये नेगेटिव कमेंट वाले ही कल जाकर मेरे मित्र बनते हैं, ये भी मुझे मालूम है, ये आज तक का मेरा अनुभव है, यही मेरा आत्मविश्वास है। और ये आत्मविश्वास हमेशा सार्थ होते आया है। और मैं तो सबको सिखाता हूँ, भाई लोग तो आपके बारे में बोलने ही वाले हैं। मुझे आप बताइए कि मेरे जैसा काम करने वाला छोड़ दीजिए आप। ऐसा कौन व्यक्ति है अपने जीवन में कि जिसके बारे में कुछ लोग बुरा नहीं बोलते? जो आम इंसान होता है उसमें भी उसके मित्रों में से कोई, रिश्तेदारों में से कोई, पड़ोसियों में से कोई ना कोई बुरा बोलता है। यह उसका अनुभव होता है।
अब जब आम आदमी के बारे में ही इतना बुरा बोलते हैं, तो मैं तो किसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अपनी भूमिका लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो लोग बुरा तो बोलने ही वाले हैं। जिनको समझेगा नहीं, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ है विचारों के बारे में, उनको धक्का पहुँचेगा, वो गालियाँ बकेंगे, वो अनाप शनाप बोलेंगे, निगेटिव कमेंट देंगे, वो तो देंगे ही। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सही है, 100% सही है, ये मेरा विश्वास है, उतना मेरे लिए काफ़ी है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मुझे अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना नहीं है। मेरे जीवन की कोई भी महत्वाकांक्षा कभी थी नहीं, आज भी नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूं, अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना चाहता हूं, और बाकी लोगों को जो मेरे संपर्क में आए, मेरे दायरे में आए, उनको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता हूं। ये काम करना मेरा काम है, ऐसा मुझे लगता है। किसी ने मुझे सौंपा नहीं है, किसी ने कोई जिम्मेदारी दी नहीं है, मैंने ही अपनी जिम्मेदारी उठा ली है। तो मरते दम तक ये काम मैं करते रहूँगा। इसलिए मुझे ये नेगेटिव कमेंट्स का मुझ पर कोई परिणाम नहीं होता है। जब लोग तारीफ करते लगता है ठीक है, इस कारण उनमें बदलाव आ रहा है, अच्छी बात। गालियाँ देते हैं तो मैं देखता हूँ ठीक है, भोंक रहे हैं, उससे क्या फर्क होता है। ये एटीट्यूड बहुत पहले मैं निर्माण कर चुका हूँ, इसलिए ये कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।